नमस्कार साथियों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र के संबंध में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में बैठे हैं टी.आर. मौर्य जी, जो चीफ मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं और सोशल कार्यों में व्यस्त हैं, और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक लंबा अनुभव है आपका। आप के मौर्य जी, नमस्कार। जो रेलवे में इंजीनियर थे, आप रिटायर्ड हैं और काफी सोशल हैं और काफी चीजें जो हैं इनको जानकारी भी है। तो अब चर्चा शुरू करते हैं और आज का विषय है कि लोकतंत्र के बारे में क्या हम जानते हैं, क्या हम समझते हैं, और लोकतंत्र का भविष्य क्या है, और वर्तमान में लोकतंत्र की देश में क्या स्थिति है, पीछे क्या स्थिति रही है और वर्तमान में क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति होगी, ये चर्चा का एक मुख्य बिंदु होगा। तो अब शुरू करते हैं चर्चा। और आपका परिचय हमने बताया ही, तो आपको से करते हैं कि लोकतंत्र जो है उसके विषय में आप अपने मत जो है प्रकट करें। ओके सर। विश्व में लोकतंत्र करीब बहुत पुराना है। 90 से 110 देश में लोकतंत्र है अभी। मुख्यतः यूएसए, भारत, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये बड़े देश हैं। और सबसे बेहतर है नॉर्वे, स्वीडन का लोकतंत्र। और लोकतंत्र एक उत्तम शासन व्यवस्था है जिसमें कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनके द्वारा शासन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, बशर्ते लोकतंत्र सही तरीके से अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने दायित्वों का निर्वहन करें और जनता भी अपने कर्तव्यों अधिकारों पर सचेत रहे। और जैसे भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, भारत में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लोकतंत्र जिसमें समानता, सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और स्पीच एज वेल एज शिक्षा का अधिकार, ये सब अनुच्छेद, जिसे शिक्षा का अधिकार आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में दिया गया है और 45 में दिया गया है, और 14 में समानता का अधिकार और बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। तो ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लिखित है। और ये उत्तर मतलब ये है कि अपेक्षा का रूप सही है बशर्ते, और दूसरा ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में लोकतंत्र के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसमें मेन है कि इस धन का मतलब इसमें धन आर्थिक असमानता बढ़ रही है। जो धनी लोग बढ़ते जा रहे हैं, असमानता ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, राजनीति में इस समय अपराधीकरण हो रहा है, जिससे जो है वो अपने सही दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। इन ऊपर निकाला कभी है शासन जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका। और दूसरा एक कमी इसमें रह गई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि सरकार और ये जो मीडिया है, दोनों में इनके इतने संबंध मधुर हो गए हैं कि सही चीज को जनमानस में नहीं लाने देते, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। इन सभी में सुधार होना चाहिए ताकि लोकतंत्र का भविष्य बेहतर रहे। और भारत में भारतीय लोकतंत्र ही बहुत प्रमुख है। धन्यवाद। अब हम के मौर्य जी से जानना चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र का उदय कब से हुआ, और लोकतंत्र जो है क्या बुद्ध काल में या बुद्ध काल के पहले या मौर्यों के शासन में रहा है क्या, और अगर रहा है तो उसका स्वरूप क्या रहा है? अभी
भारत देश के आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद से हमारे देश में लोकतंत्र लागू हुआ 1950 में, और जो संविधान बना वो लोकतांत्रिक ढंग से बना। तो लोकतंत्र तो हमारे यहाँ लागू हो गया 1950 में। इसके पहले नहीं, अशोक, हमने पीछे का पूछा है जी, मतलब मौर्यों के जमाने का जो उनका शासन था। मौर्य साम्राज्य में भी लोकतंत्र तो लागू था ही। लोकतंत्र भले राजशाही शासन था, राजा राज्य करते थे, लेकिन लोकतंत्र था, क्योंकि अशोक के समय में जो चीजें चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या उनके वंशावली में जो भी शासन सत्ता में रहा है, उन सभी ने जो है लोकतंत्र को फॉलो किया है। क्योंकि उनके समय में हॉस्पिटल से लेकर के और काफी चीजें डेवलप हुई, सड़कें बनी, और समाज व्यक्तिवाद के मतलब एक व्यक्तिवाद नहीं था, बल्कि जो है पूरे समाज को लेकर के चलने की बात थी। तो उस समय भी लोकतंत्र था, और देश की आजादी के बाद ये भी लोकतंत्र बना। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, अब पूरे विश्व का जो एक उदय हो रहा है, नया कीर्तिमान हो रहा है। कीर्तिमान क्या कहेंगे, एक रूढ़िवादी सरकारें आ रही हैं। रूढ़िवादी सरकारों का ये आलम है, अभी जैसे जो है जर्मन में, अभी आज ही की न्यूज है कि जर्मन में रूढ़िवादी कंजर्वेटिव सरकारें आ गई हैं। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो है जो पुरातन काल को सोच रही है उसी हिसाब से अपना चलेंगे। आप अमेरिका में भी लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश था है, लेकिन आज जो ट्रम्प की सोच है, डोनाल्ड ट्रम्प जो वहां के राष्ट्रपति हुए हैं, वो भी कंजर्वेटिव है। उसी तरीके से हमारे देश में जो आज की लीडरशिप है वो भी कंजर्वेटिव है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक चीजें हैं, लोकतंत्र में जो है संविधान में सत्ता को जो है संविधान ने ये किया हुआ है, जितनी भी संवैधानिक सत्ताएं हैं उनको फ्री रखना है, उनको स्वतंत्र रखना है। लेकिन क्या है, रूढ़िवादी सरकारों ने जो है इसको सत्ता को अपने हाथ में, संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथ में कैप्चर कर रखा है। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको हाथ में कैप्चर कर लिया, तो वो ना तो जो है मीडिया बोल सकता है, ना न्याय प्रक्रिया जो है वो भी डिप्रेशन में जा रही है। आपके जो प्रशासनिक सिस्टम है, प्रशासन करने के लिए, वो भी आप देखिए सारे के सारे जो है डिप्रेशन में है। तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। ये संस्थाएं अब उसी जो पूर्व में मतलब राज्य सत्ता में जो राज्य शासन होता था उसी तरीके से अब फिर उसी विचारधारा में हम लोग जा रहे हैं। अभी 5000 साल पहले जो है ब्राह्मण इस देश में आए और वो अपने को आर्य बताया। जी हाँ। और आर्य बताने के बाद उनका एक द्वंद्व चला यहाँ के मूल निवासियों से, जिसे द्रविड़ कह लीजिए, मूल निवासी कह लीजिए, या यहाँ के पहले से जो रह रहे थे उनसे एक संस्कृतियों की लड़ाई हुई, क्योंकि वो उधर से आए थे तो इधर एक संस्कृतियों की लड़ाई हुई। उसके बाद जो है एक छोटी सी हिस्ट्री का हम खंड आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का काल आया तो बुद्ध में एक समानता की बात हुई। जो आर्यों के अनार्यों की लड़ाई हुई उसमें आर्य 20 पड़े और वो जीत गए, और अनार्य जो है वो हार गए, तो वो दक्षिण में चले गए और द्रविड़ कहलाए। अनार्य भी कहलाए, द्रविड़ भी कहलाए, एक एक संस्कृतियों का घालमेल था। तो डेमोक्रेसी तो नहीं थी, डेमोक्रेसी का कोई सवाल ही नहीं, हो तो क्राइसिस पीरियड था। अब उसके बाद क्या हुआ कि आर्य भी यहीं रह गए जिनको ब्राह्मण कहते हैं, और अनार्य भी यहीं रह गए, लेकिन अनार्य जो है पराजित हो गए थे। फिर बुद्ध जो आए तो बुद्ध के बाद जो है जो शासन तंत्र आया मौर्यों का, उसमें उससे पहले 16 महाजनपद थे। ये देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें गांधार से लेकर के और अवंती, उज्जैन, गांधार आप समझ ही रहे हैं जी, सूरसेन ये मथुरा, यहाँ पर कंस का राज्य था, और फिर इस तरह से मगध था सबसे बड़ा स्टेट। इसी में एक बज्जी स्टेट था,
बज्जी महाजनपद था, जो आज का मुजफ्फरपुर है और जिसको वैशाली भी कहते हैं। तो मुजफ्फरपुर में बज्जी जो राज्य था उसको अष्टकुल राज्य कहते हैं। 8 खानदान मतलब 8 वंश मिलकर के शासन करते थे और वो गणतंत्र था। 8 मिलकर शासन करते थे, यही गणतंत्र होता है, यही उसकी खूबसूरती है। दूसरे जो थे वो कुछ गणराज्य थे और कुछ राज्य थे। महाजनपद का जो हेड होता था वो राजा होता था। तो राजा तो कभी भी गणतंत्र की बात ही नहीं है, लोकतंत्र की बात ही नहीं करेगा, वो तो राजा राजा है। उसमें कुछ गणराज्य थे, जैसे शाक्यों का गणराज्य था, कोलियों का गणराज्य था, ये बज्जी लिच्छवियों का गणराज्य था। इस तरह से कुछ गणराज्य और थे जहां पर गण माने जनता वो जो है निर्णय लेती थी कि क्या करना चाहिए। वो राजा कोई नहीं होता था, राजा बारी बारी से होते थे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता जैसे आज संसद है वैसे उस गणों की थी। और उन्हीं के लड़ाई में, पानी की लड़ाई में रोहिणी के भगवान बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, वो घर छोड़ करके चले गए। ये आप कहानी जानते होंगे आप सब लोग। तो एक गणराज्य जो है वो पड़ा तो वो लोकतंत्र था। अब लिच्छवियों का भी नाश हो गया। लिच्छवियों ने क्या किया, बहुत समृद्ध राज्य था, इतना समृद्ध राज्य था कि 7,777 द्वार थे, 7,777 चैत्य थे, मतलब सभागृह। हाँ, तो इस तरह से वो बहुत संपन्न था। एक तरह से वो सोने का था वैशाली, और सारे राजाओं की उस पर लगी रहती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक देखिए जब पैसा रुपया हो जाता है ज्यादा और उसका कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, तो उन्होंने वैशाली की नगर वधु बना दिया। जो वो लड़की जो थी वो अनाथ थी और एक नायक था उस राज्य का सिपाही, जो जा रहा था रात की ड्यूटी से, तो कहीं पेड़ के नीचे जो है कुछ हरकत हुई, तो उसने देखा तो एक लड़की, नवजात लड़की जो तुरंत पैदा हुई थी, वो पड़ी हुई थी। उसको अपने घर ले आया, उसको कोई औलाद नहीं थी। उसका नाम उसने रखा अम्बपाली। हाँ, तो अम्ब माने आम होता है, तो अम्बपाली उसको, क्योंकि आम के नीचे उसका पालन हो रहा था। फिर वो ले गए, अपनी पत्नी को दिया। वो लड़की बड़ी हुई, 11 साल की हुई। उसकी पत्नी की डेथ भी हो गई और वो रिटायर भी हो गया अपने नौकरी से। पैसा नहीं था, सिपाही तो था ही, छोटा मोटा नायक उस समय कहते थे। बच्ची ने कहा कि हमको फ्रॉक चाहिए, कंचुकी। हाँ, उसको बोलते हैं कंचुकी उधर की भाषा में, उस समय की भाषा में। तो वो कंचुकी के लिए किसी लड़की का देखा था कंचुकी, उसने कहा हमें भी चाहिए। पिताजी या जो भी उस समय कहते थे, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा तो है नहीं। अब पैसा नहीं है तो क्या करें, फिर नौकरी करें। तो नौकरी करने के लिए वैशाली में आया, वैशाली राजधानी थी, और अपने मित्र के पास रुका। और वो लड़की बहुत सुंदर थी। तो जब वहां नौकरी उसको मिल गई, जब वो 18 साल की हुई तो सबकी निगाहें उस पर पड़ गई। एक संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो भी कहिए। और उसको भरी सभा में ये कहा गया, उसको नायक को बुला करके उसके पिताजी को, कि आपकी बेटी जो है यहाँ की नगर वधु बनेगी। तो अब नगर वधु, किसी की बेटी को नगर वधु आप बनाएंगे तो वो तो शॉकिंग हो ही जाएगा। तो वो उसने कहा कि मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो लड़की भी आई हुई है, 18 साल की हो गई है, बालिग हो गई है, आप उससे पूछे। उससे उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो सृष्टि थे, सृष्टि मतलब बनिए बड़े थे, हाँ, और जो सामंत थे, उन दोनों के लड़कों ने कहा नहीं, तुमको तो बनना पड़ेगा, तुम सबकी हो। अब वो लड़की क्या करे, तो अब ये उसने कहा कि ठीक है मैं बनूंगी, लेकिन फला राज प्रसाद हमको चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए जो राजा की सिक्योरिटी है।
हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए, VIP ट्रीटमेंट चाहिए हमें। सब मान लिया गया, उसको अम्रपाली को नगर वधु डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जिसका उद्धार जो है भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के दौरान जब वैशाली में गए तो उसका उद्धार किया, आप सब लोग जानते होंगे। फिर वैशाली का पतन हुआ, ये अति है ना जी। तो गणतंत्र की बात चल रही थी, तो गणतंत्र में अब वो गणतंत्र खत्म हो गया और वो गणतंत्र सब मगध के राजा ने उसको ऋषियों को पराजित करके और मगध पर उस पर कब्जा कर लिया, वैशाली पर। धीरे धीरे राजाओं के पास ही सारे गणराज्य आ गए। इधर मौर्य जो है शक्य जो है वो भाग करके उसने प्रसन्नजित नाराज हो गया, प्रसन्नजित के अंडर में गणराज्य अंडर में ही थे राजा के, चले गए। तो इस तरह से लोकतंत्र जो है खत्म हो गया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तो आया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन आने के बाद उसने 16 जनपद को मिला के एक अखंड भारत का निर्माण किया। वो भी लोकतंत्र था, पूरी तरह से लोकतंत्र था। फिर उसमें एक बदलाव आया। बदलाव क्या आया? वही पुष्य शुंग मित्र का है, वो पूरा प्रकरण हम नहीं खोल रहे हैं, आप जानते हैं सब। तो पुष्य शुंग मित्र ने जो है धोखे से 10वें सम्राट का जो है वध कर दिया और शासन कब्जा कर लिया। और फिर ब्राह्मणवाद पुनः जो पहले था वो फिर आ गया और उसने बड़े पैमाने पर कत्लेआम करवाया, शाक्यों का और बौद्धों का और मौर्यों का और ये क्या कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का। कुछ तो भाग गए देश छोड़ करके, इधर उधर चले गए, कुछ मारे गए, कुछ अपनी पहचान छिपा लिए। वहीं से फिर राजतंत्र भी हाँ, फिर लोकतंत्र खत्म हो गया और फिर आपका राजतंत्र, उसका जो पुष्य शुंग मित्र था उसका तो एक छोटे से जगह में शासन था, वो अयोध्या आया। उसने अयोध्या, साकेत इसका नाम था, जिसको बदल के उसने अयोध्या किया था। और लोग कहते हैं अयोध्या का मतलब अयोध्या, बिना युद्ध के ये बिना युद्ध किए हुए जीत लेना अयोध्या। तो उसके बाद जो है वहाँ इस एरिया में जो यूपी का एरिया है इसमें ब्राह्मणवाद कायम हो गया और बहुत क्रूर ब्राह्मण का आदर। लोग ने कहा कि उसी समय रामायण की रचना हुई, उसी समय मनुस्मृति बनी, उसी समय जो है सारे ही ये ग्रंथ लिखे गए जो विभेद करते हैं, जो लोकतंत्र के सत्यानाश करते हैं। फिर उसके बाद आपका मुस्लिम आ गए, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, फिर आपकी अब ये सब आप जानते ही हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी लोकतंत्र चल रहा है भारत में, जो 1947 के बाद, उसकी क्या रूपरेखा है आप बताइए। संप्रति जो हो, मतलब ये जो अभी चल रहा है ये कार्य, हाँ मतलब अभी नहीं, अच्छा 47 के बाद एक कांग्रेस का शासन रहा, उसके पीरियड में लोकतंत्र की क्या स्थिति रही? नहीं, पहले जब 50 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब बेहतर स्थिति रही है। हिंदू कोड बिल के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लागू करने के लिए, लेकिन इन्होंने टाल दिया था, जिसमें कि नारियों को संपत्ति समान अधिकार दिया जाए जैसे पुरुषों को था। तो बाद में से 4 पार्ट में हिंदू कोड बिल को पास किया गया और लेडीज नारी को पूरा अधिकार मिला। हिंदू कोड बिल से पहले संविधान आ गया था। हाँ, संविधान था, उसके बाद हिंदू कोड बिल। संविधान भी लोकतांत्रिक, हाँ लोकतांत्रिक है, बिल्कुल। लोक मतलब यही लिखित है, भारतीय का जो संविधान है सबसे बृहद कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र पर पूर्णतः आधारित, समानता, जो बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जितने अधिकार सभी समान दिए गए, सभी लोकतांत्रिक अधिकार, ईच एंड एवरी पर्सन, सभी उसके लिए। वो एक्साइज है, ऐसा नहीं, वो नहीं था कि विषमता नहीं थी, समानता। देश की आजादी के पहले जो है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतना लर्नड पर्सन थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, सप्रेशन भी देखा और डिप्रेशन भी देखा और दुख और सारी चीजें देखी उन्होंने।
जब भारत देश की ऐसी दुर्दशा मतलब देश की आजादी के पहले थी, अंग्रेजों के समय में भी थी, अंग्रेज के समय में ही उनको थोड़ा सा जो है सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है ये राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद जो है उन्होंने सोचा कि अगर हमारे जो दिनहीन लोग हैं, जो जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है। जैसे SC ST और OBC के लोग जो कि जो है बिल्कुल उनकी जो जर्जर अवस्था थी, मतलब गरीब तो थे ही, अधिकार शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, और भी बहुत सी चीजें थी जो कि मतलब बहुत ही असहाय स्थिति में थे। वो जीवन यापन का उनका वो नहीं था निश्चित। तो उसके लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद जो है देश के और नेताओं से और जो चर्चाएं होती थी उसमें बहुत सी चीजें हैं जो गांधी जी ने कुछ मना भी किया और उसके बाद सपोर्ट भी किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संविधान में जब इनको संविधान पीठ में रखा गया तो इनको एक मौका मिला, एक चांस मिला कि भाई ठीक है, हम अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा संविधान बनाएं कि जो आगे चल करके वो जो है सामर्थ्य हो सके। तो उन्होंने अपना संविधान दिया और 1950 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद से जो है देश का जो स्टेटस था संविधान के माने में, क्योंकि गरीबी तो तब भी थी और देश को आजादी के बाद भी इतने जो है अपने पास सपोर्टिंग चीजें नहीं थी कि जिससे जो है हम मतलब कोई भी लीडरशिप, जिसके भी लीडरशिप में रहा हो, उसको गरीबों का उत्थान इतनी जल्दी कर सकता। तो धीरे धीरे सारी चीजें जो है हो रही थी और लोकतंत्र बहुत ही अच्छा चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू के समय में बिजली तक नहीं थी, तो बिजली के लिए उन्होंने जो है रिहंद बांध और पंजाब में कौन सा बांध है उसको बनवाया, डाकरा बांध बनवाया। तो ले दे करके जो है जब इस तरह की सिचुएशन मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, देश आगे बढ़ रहा था, कई फैक्ट्रियां, काफी कुछ फैक्ट्रियां दी, इतने जो है IIMs दिए, इतने IITs दी, पढ़ाने लिखाने का जो एक शिक्षा का वो था, ये सब सारी चीजें थी। और देने के बाद लोकतंत्र काफी अच्छा चल रहा था। हिंदू कोड की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें हिंदू कोड बिल में मेन है कि नारी का नहीं अधिकार नहीं दिया गया था। नारी उपेक्षित थी, उनको संपत्ति में अधिकार नहीं था, समानता भी नहीं था, इस लिहाज से उन्होंने कोड जरूरी था। कोड बिल की आवश्यकता यूं भी पड़ी कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण 2 शादियां करता था, एक संबंधम और एक कुटुंबकम। कुटुंबकम जो शादी होती थी वो जैसे नॉर्मल शादी होती है वो होती थी, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे वो अधिकार उनका होता था, उसकी संपत्ति पर, उसके मान सम्मान पर, सब चीज पर उसका अधिकार होता था। एक एंसेस्ट्रल मतलब एक पैतृक वो जो है। और संबंधम वो होता था जो केवल संबंध बनाता था, और वो एक सेक्सुअल हरेसमेंट था, और उसके बच्चे अनाथी होते थे, उनको भी हरिजन ही कहते थे, मतलब उनको उसका नाम नहीं मिलता था, बाप का नाम नहीं मिलता था, उनको कोई अधिकार नहीं था, बस उसका भरण पोषण वो ब्राह्मण करता था। एक तो ये खत्म करना था बहुविवाह। दूसरा एक जो मेरे नॉलेज में है कि ये जमीनें जमींदारों को दी जाती थी, जो लगान वसूल करके और सरकार को दे, क्योंकि सरकार का बस का नहीं था कि इतने बड़े देश में लगान वसूलते थे, सिस्टम नहीं बना पाए। दूसरा वो पट्टे की जमीनें दी जाती थी, जो छोटी छोटी जमीनें होती थी जिसको तहसील लेवल पर, SDM लेवल पर पट्टे पर दी जाती थी। वो पट्टा 3 साल का होता था, 5 साल का होता था, मैं जनरली 3 ही साल का होता था, फिर पट्टा होता था। उस पट्टे में भेद था। भेद ये था कि ब्राह्मण और ठाकुरों के जो पट्टे होते थे, उनकी डेथ के बाद उनकी विधवा को वो पट्टे हस्तांतरित हो जाते, उस पर उनका नाम दर्ज हो जाता था। लेकिन बैकवर्ड्स और शेड्यूल कास्ट के पास तो जमीन ही नहीं थी, उनको तो पट्टा दिया ही नहीं जाता था। तो बैकवर्डों के पास जो जमीनें थी, अगर उसकी डेथ हो गई पट्टे के बीच में, के अवधि के बीच में, तो वो उसकी विधवा को नहीं दिया जाता था और वो सरकार स्टेट की हो जाती थी जमीन, फिर उसका पट्टा होता था।
तो उसका तो पैसा बेकार गया। तो इस तरह के जो विभेद थे, जो असमानताएं थी, जो एक तरह से बेईमानी थी, उसको भी और भी बहुत सारे, जैसे पीयर मौर्य जी ने बताया है कि ऐसा ऐसा है, या आपने भी बताया है, तो उसको जो है खत्म करने के लिए ये हिंदू कोड बिल है, जिसका भारी विरोध हुआ, और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया। करेक्ट। पास नहीं होने दिया, कहा कि ये ऐसा बिल नहीं पास होगा जिसमें हम लोगों का है। तो इवन जवाहरलाल नहीं चाहते थे हिंदू कोड बिल। जवाहरलाल अंदर से तो चाहते थे, लेकिन बाहर हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। तो जवाहरलाल ने कहा इस बिल को रख दीजिए और इसको हम पार्ट में पास कराएंगे, धीरे धीरे एक एक करके, इकट्ठे नहीं पास कराएंगे। तो अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया, इसी के विरोध में रिजाइन कर दिया, और कानून मंत्री थे अंबेडकर, वो खत्म कर दिया, और नेहरू ने उसको पार्ट में ही पास करवाया। ये कहानी हुई। अब आप बताइए कि अभी वर्तमान में 2014 के बाद जब आजादी मिली है, तो मतलब लोकतंत्र की क्या स्थिति है? लोकतंत्र की जहां तक स्थिति है, इसके पहले तो जो कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस शासन क्या, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी ने भी शासन किया, उनके समय तक सब कुछ ठीक थी। भाजपा में भी नैतिकता थी अटल बिहारी वाजपेयी तक, क्योंकि वहां भी हम लोग जब बचपन में देखा करते थे कि बीजेपी गवर्नमेंट के केवल ये मान करके चलते थे कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये पूंजीपति, उनका लगाव ज्यादातर अमेरिकन है भी, आज भी है, लेकिन पूंजीपतियों का ज्यादातर जो लगाव था वो अमेरिकन कंट्री से था। कारण क्या था? क्योंकि वो भी पूंजीपति कंट्री है और इनकी जो सोच है वो भी पूंजीपति है, लेकिन इनके अंदर एक नैतिकता होती थी समाज के प्रति और देश के प्रति भी, कि भाई हम सही ढंग से जो है शासन करें, भले वो उनके गुप्त एजेंडा क्या होता था ये नहीं अटल पता है। बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि राम मंदिर तो बनना चाहिए, जी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ भारत माता का भी मंदिर बनना चाहिए। जी हाँ, ऐसा कहा था उन्होंने। नहीं तो उन्होंने जो है अपनी जगह पर वो सही थे, क्योंकि उनकी 13 दिन की भी सरकार जाते हुए हम लोगों ने देखा है। केवल नैतिकता ही तो थी, नहीं तो चाहते नैतिकता तो ये थी कि उन्होंने ये भी दिया था स्टेटमेंट कि बाजार सजा हुआ है, जी हाँ, माल पड़ा हुआ है, कीमत भी तय है, खरीदार, लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं। तो ये एक सैद्धांतिक बात हुई। और यहाँ तो जो है, अगर ये स्थिति है कि बाजार है, सब कुछ है, और वह तो हम पैसा देकर के खरीद लेंगे। नहीं, यहाँ तो बाजार बनाया जाता है, बाजार लगाया जाता है, बाजार पैसा देकर के बनाया जाता है और लगाया जाता है, और खरीदने का जो है हैसियत भी रखी जाती है। ऐसे चाहिए, वो बाजार जो लगाएगा तो खरीदेगा ही। तो वो सिचुएशन अब 2014 के बाद से, जैसा कि कुछ लोग अब उसको किस भाषा में बोलें, अंधभक्त कह लीजिए या जो भी है, जिन्होंने, जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने पुराना देखा नहीं है समय, जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं देखी है, जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा है, जिन्होंने 65 पैसे किलो गेहूं खरीदते हुए लोगों को नहीं देखा है, उनको इन सब चीजों के बारे में क्या पता है। जैसे एक स्टोरी है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, बाप ने जो है, माँ बाप ने उसको सारी सुविधाएं दी, पढ़ाया लिखाया, उसको उस लायक बनाया कि आप जो है अब पढ़ लिख गए हो, आप उस लायक हो गए हो कि अब आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। लेकिन जब उस स्थिति में आने के बाद, जब वो लड़का जो है अपने उससे नहीं, अपनी ताकत को नहीं उपयोग करता है, तो यही कहता है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। वही सिचुएशन इस समय है कि इसके पहले 70 सालों में जो है कांग्रेस ने क्या किया, कुछ नहीं किया। यानी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि 2000, कोई कह रहा है कि 2014 में आजादी मिली, कोई कह रहा है 2022 में आजादी मिली, तो इसके बाद एक्चुअली 2014 के बाद कभी आंशिक राजतंत्र शुरू हो गया है।
लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन राजतंत्र चल जैसा इनका रवैया है, जहां ये हारते हैं वहां के विधायकों को खरीदा जाता है। अभी मध्य प्रदेश पहले हुआ था, अभी पंजाब में के 20 का भी लेट आज के जो था कि 20 खरीदने के चक्कर, ताकि 20 जो भी हो ताकि इनकी सरकार बन जाए। ये है मेन, पैसे का ये मेन है इनके लिए। मतलब लोकतंत्र खरीदा हुआ और लोकतंत्र की खरीदारी जो है लगातार चल रही है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, 21,000 लाख रुपए जो हमने डॉलर दिए हैं मोदी को दिए हैं, अपने मित्र मोदी को दिए हैं, उस पैसे का, जैसे राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि उस पैसे को दिखाएं वो कहां है, उस पैसे का क्या उपयोग हुआ। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब भी होगा भी नहीं, इसलिए कि उस पैसे का जो वेलफेयर के लिए पैसा दिया जाता है, वो वेलफेयर का पैसा इन्हीं सब चीजों में तो लग रहा है। अदरवाइज तो जमुना साफ हो जाती, गंगा भी साफ हो जाती और प्रदूषण भी खत्म हो जाता, सारा कुछ खत्म हो जाता। अब दूसरा पीएम केयर फंड का नो ऑडिट, कोई उससे सूचना आप इसके बारे में पूछ ही नहीं सकते जो इसमें पैसा दे आर यूटिलाइजिंग फॉर। आप लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र का पूरा अभाव, लोकतंत्र का अभाव है, ये पूरा राजतंत्र का है। संवैधानिक संस्थाएं सारी जो है डमी हो गई हैं, एक हाथ में एक मुट्ठी में आ गया है। और ये आज से नहीं, कांग्रेस के समय से भी, जब ये जो है आरएसएस नाम मैं ले रहा हूं, आरएसएस ने जो है आज के 30 साल पहले कांग्रेस ने वहां से मिलकर के आपके जो है हेनरी किसिंजर एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्रपति नहीं सचिव थे या जो उनके समय से ही ये चल रहा है कि किस तरीके से जो है कांग्रेस गवर्नमेंट को अस्थिर किया जाए। आज इनको मौका मिल गया है, कांग्रेस गवर्नमेंट को ये चाहते हैं कि कांग्रेस से रहित भारत सरकार। हाँ, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था पीएम ने कि हमको कांग्रेस मुक्त सत्ता चाहिए। क्यों भाई, कांग्रेस मुक्त सत्ता क्यों चाहिए भाई? लोकतंत्र में तो सभी संस्थाएं रहती हैं, लोकतंत्र में अपोजिशन भी होता है, शासन भी होता है, लोकतंत्र में छोटी छोटी संस्थाएं भी होती हैं। आज सबसे संवैधानिक संस्थाओं की को हैक कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है और अपनी मोनोपोली बना के, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, ऑडिट जनरल, ये इलेक्शन कमीशन, बहुत सारी सीबीआई सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब न्यायिक व्यवस्था में अभी जो सीजीआई ने जो है लोकपाल भी किए इन्होंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को। अच्छा, तो मेन है जो इनके फेवर में देता है निर्णय, उसको कोई पद इनको, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र हैक हो गया है। लोकतंत्र नाम का कोई चीज देश में नहीं। जज जब ये कह रहा है कि क्या ये हिटलर का शासन है, तो आप इससे ज्यादा क्या समझ सकते हैं? मतलब अंधविश्वास, अंधभक्ति का भाव रहना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि मंदिर शिक्षा पर मेन शिक्षक होना चाहिए, मेन शिक्षा पर होना चाहिए, लोग जागरूक हो, मतलब शिक्षा ही बेहतर स्थिति ला सकती है। इसलिए अब विवेकशील बने। अब शिक्षा की स्थिति क्या है? वहां धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं प्रयाग में, और शिक्षा का जो है, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अवरोध लगा दिया कि नहीं, वो पेपर नहीं दे पाएंगे, वो बाद में पेपर देंगे। ये स्थिति है, मतलब एकदम अराजकता है, अराजकता है, और एकदम जो है क्या कहा जाता है, अदूरदर्शिता है। अदूरदर्शिता। जितने पैसे का इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों में कार्यक्रम में हो रहा है, उतने में शिक्षा जगत के लिए भी इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज है, जैसे मंदिर में, राम मंदिर में 1 क्विंटल सोना लगाया गया, और स्कूलों की स्थिति यह है कि उसकी छत चू रही है। ग्रामीण अंचल में छतें, ग्रामीण जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल बंद के खत्म किए जा रहे हैं। वहां जो है अभी इनके योगी शासन में इन्होंने ये बोला हुआ है कि जहां पर जो है बच्चे 25 से कम हैं, वहां पर जो है वो स्कूल बंद कर दिया जाए। उनको अगर मान लीजिए कि एक बच्चा इसके गांव में स्कूल खुला है, तो वो उसी बहाने पढ़ भी लेगा। अगर उनको जो है 4 मील या 10 मील दूर जाना पड़ेगा, वो कैसे जाएगा? वो शिक्षा तो पा ही नहीं सकता है। तो जो सरकारें पहले, इसके पहले गांव-गांव स्कूल खोलना चाहती थी, चाहे एक बच्चा हो, खोला, उन्होंने खोला, और चाहे एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो,
उसके लिए जो है उन्होंने प्रयत्न किया, स्कूल खोला, टीचर रखे। आज स्थिति गंभीर हो गई है कि वो स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। टीचरों की भर्ती इसी वजह से उन्होंने ये दिखा दिया कि टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने स्कूल ही नहीं है। ये क्या है? इसका मतलब आप शिक्षित नहीं करना चाहते हो, शिक्षा को चौपट करना, शिक्षा को एकदम चौपट करना है। दुनिया भर की नीतियां ला करके आप जो शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, वैज्ञानिकता आनी चाहिए जो बच्चों में, आप उसको जो है वैज्ञानिकता न दे करके आप जो है अंधविश्वास इस तरीके से जो है उसमें पैदा करके और सब्जेक्ट्स को ऐसे चैप्टर्स में ऐसे डाल दो कि वो जो है उसी चीज को पढ़ता रहे, उसी चीज को पढ़ता आप रहे। बताइए कि इसका क्या उपाय है? बताएं। साथ साथ अभी इसी परिप्रेक्ष्य में अभी था कि एग्जाम देने के पहले मंदिर गए, फिर टीका लगाया गया जो स्कूल एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये तो अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं बच्चों को। इसके लिए मतलब निश्चित रूप से हाँ, ये चीज होता। अभी लेटेस्ट है कि जैसे मानिकपुर अभी हम ये थे, वहां पर 6 से 12 तक है, केवल 6 टीचर हैं। 350 बच्चे हैं, बच्चे आते टीचर है नहीं, तो शिक्षा कहाँ जा रही है? शिक्षा उपेक्षित हो रही, जो कि शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए इसी के साथ जो है इस बात चर्चा को खत्म करते हैं। नमस्कार। और ये अपेक्षा करते हैं कि अगली चर्चा हम लोग जल्दी ही करेंगे और कुछ नए आयाम, कुछ नए टॉपिक, कुछ नए चीजों पर हम लोग जो है चिंतन मनन करके करेंगे, ताकि लोगों को एक संदेश जा सके। धन्यवाद।